रेजिडेंशियल ड्वेलिंग प्लेस को अगर हम रेंट पे देते हैं, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग प्लेस क्या होती है? ऐसी जगह जो कि रहने के लिए रेंट पे दी जाए। अगर हम उस प्लेस को रेंट पे देते हैं तो रिवर्स चार्ज कैसे लगता है वो आज बताएंगे। जो सेक्शन 7 का शेड्यूल 2 था उसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर्विस माना गया है, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को माना है सर्विस, और अगर हम लेटिंग आउट ऑफ या लीजिंग ऑफ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस या हम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस कॉमर्शियल यूज़ के लिए देते हैं तो उसको सर्विस माना गया है। ये शुरुआत में है, ठीक है। यानी हम वहाँ से लेके आ रहे हैं कि अगर हम रेंट पे कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स चढ़ाते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी चढ़ाते हैं तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए और उसको माना जाएगा सर्विस। तो ये आ गया बेस कि जीएसटी लगेगा किस पे? रेंटिंग पे। अब बात आती है रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी एज रेजिडेंशियल यूज या एज कॉमर्शियल यूज, ठीक है। हम लॉजिकली चल रहे हैं। अगर रेंटिंग हो रही है कॉमर्शियल यूज तो उस पे तो सीधा सीधा फॉरवर्ड चार्ज है। अगर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी है फॉर कॉमर्शियल यूज तो उस पे सीधा सीधा क्या है हमारा? फॉरवर्ड चार्ज। और अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल है, अब उसमें हमें आरसीएम का चक्कर देखना है, क्योंकि जो ये आरसीएम का केस आया है वो किस पे आया है? रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल। कॉमर्शियल का तो क्लियर था शुरू से ही, ठीक है। कॉमर्शियल पे तो एफसीएम ही आना चाहिए। बात क्लियर होगी? तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल दो हो गए, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल या रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल। कॉमर्शियल पे एफसीएम। अब आते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल यूज के लिए है तो उस पर भी एफसीएम है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन रिवर्स चार्ज की वहां भी कवर नहीं होती। तो मैंने क्लियर बता दिया, अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो एफसीएम है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल यूज के लिए तो भी क्या है? एफसीएम है। क्लियर होगी बात? अब बात आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंशियल यूज, बट कर कौन रहा है? अगर रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है या अनरजिस्टर्ड कर रहा है? अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को है और रहने के लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो एग्जेम्प्ट। अगर रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है तो दो बातें होंगी, या तो वो बिजनेस यूज के लिए कर रहा होगा या पर्सनल यूज के लिए। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बिजनेस यूज के लिए कैसे हो सकती है? वो केसेस आते हैं जिसमें किसी ने एक मकान ले लिया, एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है उसने मकान ले लिया जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बट यूज कर रहे हैं वो अपने डायरेक्टर को रुकवाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को रुकवाने के लिए। एक गेस्ट हाउस है पहाड़ों पे जहाँ पे वो मीटिंग्स करते हैं, ठीक है। वो सारे केसेस जिसमें एम्प्लॉयज़ के लिए या डायरेक्टर्स के लिए होते हैं, वो केसेस कवर होंगे यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है जिसको दिया है, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है किसको? एक ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड है बट वो यूज़ कर रहा है अपने लिए, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसको दी है वो रजिस्टर्ड पर्सन है बट वो यूज़ क्या हो रहा है? एम्प्लॉयज़ के लिए या डायरेक्टर के लिए, तो उन केसेस में आरसीएम आएगा। समझ गए बात को? ठीक है ना बात? तो यानी हमारे जितने भी छटके आए सारे पॉइंट, यानी फिल्टर होके जितने भी पॉइंट्स आए, उन सब में एक क्लियर बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और दी गई है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। किसी ने भी, कोई भी दे सकता है। कोई भी बंदा अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, और वो यूज़ कहाँ करे? अपने एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर या किसी को भी रुकवाने के लिए, रहने के लिए। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करवाएगा कहाँ पे? सरकार को। समझ आ गई बात? तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें लोग अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, तो हम इसी चार्ट से चलेंगे। जिस फ्लो में मैंने बताया सेम हम उनसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी कॉमर्शियल है,
रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है तो एफसीएम, रेजिडेंशियल है तो फर्दर इसको फिल्टर करते जाएंगे। ठीक है, ऐसी क्वेरीज बहुत आती हैं और आंसर अगर तुम इस फ्लो में दोगे तो परफेक्ट निकल के आएगा।